हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स को भी बढ़िया अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 2 वीक्स के जो हमने पीछे जनवरी का पढ़ा है उसके लिए आपके एक मैराथन सेशन लेके आएंगे जिसमें आपके लिए 4 वीडियोस बनेंगी टोटल, और एक वीक को हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से नहीं देखा करंट अफेयर का सेशन, स्टार्टिंग से नहीं देखे, तो वो इन सेशंस को, इन वीडियोस को जरूर देखे ताकि उसको पूरे वीक का, जो पूरे मंथ का जो करंट अफेयर का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा, और सब उसको जो है जितना करंट अफेयर उसके वीक में या पूरे मंथ में जितना भी था वो उसके लिए बेनिफिशियल होकर उसके लिए वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस को बराबर देखेंगे आप अच्छे से, और हम 2 वीक की वीडियोस को हम लोग 4 डेज में कन्वर्ट करके आपको लिए थोड़ा प्रिसाइज करके लाएंगे ताकि एक ही वीडियो में आपके ऊपर सारा बोझ ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैराथन का सेशन पहली वीडियो के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखो, क्वेश्चन पूछा है कि ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया एथलेटिक्स थोड़ा सा ना हटके है, जैसे आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि स्पोर्ट्स में हमें क्रिकेट के बारे में पूछेंगे, फुटबॉल के बारे में पूछेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसा जो है ना पैटर्न, ये वाला पैटर्न थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। ओल्ड नहीं हुआ, पूछते हैं क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछते हैं जो आपको समझ, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन छोड़ दोगे जो आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके होता है ना, बड़े बोर्ड हमेशा यही टारगेट करते हैं कि हम बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछें जो भले ही उन्होंने पढ़ा भी होगा लेकिन उनके माइंड में क्लिक नहीं करेगा, है ना। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। देखो, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, वो कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, एथलेटिक्स की जो फाउंडेशन हुई थी इंडिया में, वो 1946 में हुई थी, लगभग 79 ईयर्स अगो, ठीक है। 1946 में जो है एथलेटिक्स की फाउंडेशन हुई थी, कहाँ पे? इंडिया में। तो उस हिसाब से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें प्रेजेंटली, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता। उसके बाद अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, प्रेसिडेंट के बारे में तो हम डिस्कस करते करेंगे ही। जो अगर बात की जाए इसके वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट है इसके अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। तो देखो, ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिनको, जो आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, उसका प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है। ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको बहुत ही, जो आपको मैं कह रहा हूँ कि माइंड के टिप पे होने चाहिए कि यार, जैसे इसरो का नाम आ रहा तो आपके माइंड में ये हो कि कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, किस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अगस्त 1969 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। जैसे आपके माइंड में, टिप ऑफ माइंड में ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम, उसके ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका भी इंडिया में ये जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत 1946 में हुई, 79 ईयर्स अगो। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है वो है अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। चलिए, और अगर इसके अलावा एक और बात करें कि जब, मतलब अब बात करेंगे जब 1946 में जब ये इसके बारे में चर्चा हुई, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया में आना चाहिए, तो किस मतलब कौन से ऐसे लोग थे जिनके माइंड में ये चीज़ आई होगी, या कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई इंडिविजुअल था कि इसके माइंड में ये चीज़ आई होगी यार, कि इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये चीज़ जो है हम इंडिया में भी लेके आते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक पहला नाम आता है जी.डी. सोदी। ये एक उस वक्त के जो है स्पोर्ट्स के बहुत ही रिनोड पर्सन थे, जो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स फॉरेन से करके आए थे, ठीक है। उसके बाद एक और इंसान थे, महाराजा यजेंद्र सिंह, महाराजा यजेंद्र सिंह। इन्होंने सबसे पहले जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में, जो सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। चलिए, अभी आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि नए प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है बहादुर सिंह सागो जो है वो शॉर्ट बॉल, हैंड पुट जो बॉल होता है, बॉल पुट, वो उसके इंडियन इंटरनेशनल चैंपियन रहे हैं, ठीक है। मेंस शॉर्ट पुट जिसको बोलते हैं, तो उसके इंटरनेशनल चैंपियन रहे हैं। तो उनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नया बनाया गया है, ठीक। चलिए, रिपोर्ट देखते हैं कि उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहादुर सिंह सागो, एशियन गेम्स चैंपियन इन मेंस शॉर्ट पुट, ठीक, इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI, जिसकी शॉर्ट टर्म यूज होती है AFI, ठीक है। इलेक्शन अनाउंस ड्यूरिंग द 2 days एनुअल जनरल मीटिंग इन चंडीगढ़ 7 जनवरी 2025, ठीक है। 7 जनवरी 2025 में जो है इनको ये
इस एजाज से नवाजा गया कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बहादुर सिंह ने जो है एडिले समरीवाला हु सर्व्ड एज एएफआई प्रेसिडेंट सिंस 2012, इन्होंने सक्सीड किया किसको, एडिले समरीवाला। इनको इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे एडिले समरीवाला, जिनको इन्होंने सक्सीड किया, जो 2012 से अभी तक जो रहे हैं, ठीक है। संदीप मेहता फॉर्मर सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ एएफआई ड्यूरिंग द मीटिंग। इसी दौरान जो है इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन है, संदीप मेहता, ठीक है, वो है इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो ज्वाइन किया। उसके बाद इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर लेवल इवेंट्स 10 अगस्त 2024-25 को जो है 10 अगस्त 2025 को जो इंडिया फर्स्ट एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर जो है वो होस्ट करने वाला है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने ऐड ऑन किए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बहादुर सिंह सागो। और ये जो है ये इनको सक्सीड किया है इन्होंने 2012 से लेके 2024 तक ये बने हैं। उसके बाद ये बने हैं प्रेसिडेंट, फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो होप्स हो कि आपको ये याद रहेगा, और होप नहीं करना, इसको अच्छे से याद रखना है हर चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो की बात की थी, इसरो का क्वेश्चन आ गया कि किसको अभी अभी हाल ही में न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो बनाया गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले जैसे हमने उसके बारे में बात की, तो आपको इसरो के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी बता दूं कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक। सबसे पहले मेन पॉइंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस डिपार्टमेंट के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, व्हेन इट इज ए गवर्नमेंट बॉडी। और इसके बारे में अगर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें इसकी, तो ये 15 अगस्त को एस्टेब्लिश, 15 अगस्त इसको 1969, 15 अगस्त 1969 के जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसकी, इसरो की। लगभग आज से 55 ईयर्स अगो, 55 साल पहले जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। और अभी प्रेजेंट में बात करें इसकी, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका, बेंगलुरु एंड कर्नाटका आर द प्लेसेस वेयर इसरोज हेडक्वार्टर आर प्रेजेंटली जो है अभी हैं, ठीक है। तो अगर एक और एडिशनल बात करें बजट के रिलेटेड, जो बैंकिंग की तैयारी करें उसके लिए 13,042 करोड़ रुपए एनुअली इसरो जो है वो खर्च करता है अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपनी रिसर्चेस पे, अपने हर एक चीज पे। एनुअल बजट जो है वो इसरो का एनुअल बजट ये है, ठीक है, 2024 के बजट रिपोर्ट के मुताबिक। ये रहा कुछ इसका बेसिक फंडा, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, वैसे हर एक चीज की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका बेसिक कुछ इतना सा है। अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि इसरो का न्यू चेयरमैन जो है किसको अपॉइंट किया। देखो, इसरो का जो न्यू चेयरमैन है वो है वी नारायण। न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो इज वी नारायण, ठीक है। अभी एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं, वी नारायण जी कौन है। तो देखो, वी नारायण अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो के चेयरमैन कौन है, वी नारायण, ठीक है। उनको सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी और चेयरमैन ऑफ इसरो, दो उनके अंडर जो है ये दो डिपार्टमेंट किए गए हैं, ठीक। ही विल अज्यूम ऑफिस ऑन जनवरी 14 सक्सीडिंग एस सोमनाथ। इससे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था एस सोमनाथ, और ये 14 जैन को जो है वो अपनी कुर्सी संभालेंगे, अपनी ज्वाइनिंग जो है वो करेंगे। उसके बाद वो करंटली जो है वो सर्व कर रहे थे डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर एलपीसी ऑफ इसरो। इसी इसरो का डिपार्टमेंट है डायरेक्टर लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, जो जिसको वो डायरेक्टरेट कर रहे थे इससे पहले, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पोस्टिंग थी पहले इससे वो थी वलियामाला केरला में, ठीक। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिखते जाइए कि पहले इसके चेयरमैन जो है वो ये दो चीज़ के डिपार्टमेंट इनके अंडर आया, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ इसरो, कि जिन्होंने इसको सक्सीड करके जो जिनको ये बने हैं वो थे एस सोमनाथ। उसके बाद इससे पहले ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में काम कर रहे थे, जो इसरो के अंडर आता है, कहाँ पे, केरला में। उसके बाद ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट विद नियरली 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब वो इन रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट।
वो एक साइंटिस्ट हैं रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में, जिनका कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको वो इसरो को, जिसमें वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसरो को उन्होंने ज्वाइन किया कब, 1984 में, 1984 में उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया, और उन्होंने बहुत से जो है प्रोग्राम्स जिनके द्वारा जो उसमें हेड रहे हैं, वो बहुत से उनके इसरो में जिनको उन्होंने लीड किया है, ठीक है। चलिए, तो ये थी एन नारायण की कहानी। तो ये सोमनाथ जी तो जो पहले चेयरमैन थे टिल जनवरी 25, ठीक है। चलिए, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ आ गया बेसिक। चलिए, ये है जी, इनकी फोटोग्राफ है, मैंने अटैच किया है, ये जो वी नारायण है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वोटर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। दिल्ली के जो असेंबली इलेक्शन है 2025 के, उसके वोटर जो है वो कितने हैं, वोटर की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो देखो भाई, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, कमीशन ऑफ इंडिया के ही अंडर जितने भी इलेक्शन है वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। और ये एस्टेब्लिश हुआ था किसके अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंडर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट हुई। देखो, इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ना, अगर आप लोगों को चाहिए तो एक बड़ी, एक लंबी 14-15 मिनट की वीडियो जो है डिटेल वीडियो में लेके आ जाऊंगा, जिसमें इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि इसके जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी टेन्योर क्या है, उसके ज्वाइन होने का प्रोसीजर क्या है, सब कुछ है ना। तो एक इतनी छोटे से इस पार्ट में इतना बड़ा, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसको कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो है वो 25 जनवरी 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, 25 जनवरी 1950। देखो, जैसे मैंने पहले बात की ना कि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया का हो, इंटरनेशनल हो, नासा हो, कोई भी हो, उसका आपको बेसिक 3-4 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, 3-4 चीजें क्या, मैं बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या 3-4 चीजें आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनको जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो है कमिश्नर जो होते हैं वो इसको हेड करते हैं, ठीक है, लीड करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन के ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये मैंने आपको बेसिक बता दिया इसका कि इसकी क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट उनके अंडर हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है और एस्टेब्लिश हुआ 25 जनवरी 1950। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जो है ये जो है इसको हेड करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चलिए, अभी जो मैं आपको 4 चीजें, फिर उसके बाद मैं अभी आंसर बताता हूँ कि कितने वोटर पॉपुलेशन है दिल्ली की, दिल्ली असेंबली इलेक्शन की 2025 में, ठीक। 4 चीजें क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिश डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके बाद उसका जो है याद रखना है कि पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस, ठीक है। जैसे इसरो का है, इसरो की बात की, इलेक्शन कमीशन की बात की, तो इनका पर्पस है कि इलेक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है। रिसेंटली हमने एक टॉपिक पढ़ा था, चलो मेरे पॉइंट में से पॉइंट निकल के आया, इलेक्शन कमीशन के बारे में रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा था, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें जिसको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि वन नेशन वन इलेक्शन में, जो हमने पीछे डिटेल वीडियो पढ़ी थी इसके बारे में, 5-7 मिनट का डिटेल लेक्चर बताया था मैंने, करंट अफेयर में बताया था लेकिन बहुत एक्सप्लेन करके, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मोटिव है, ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च किया, कैसे लॉन्च किया, पर्पस क्या था, सब कुछ अगर जिस चीज को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता तो आई विल एक्सप्लेन टुमारो, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या पर्पस है, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या है एस्टेब्लिशमेंट का, वो बात कर रहे थे हम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेट, पर्पस, और जो है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड कौन है, मतलब जो उनको लीड कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 चीजें। उसके बाद जो है आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि उसकी जो फर्स्ट अचीवमेंट है ना, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिनको आप ऐड कर सकते हो अपने उसमें, जिसमें उसके बाद एक और चीज ऐड कर सकते हो कि एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने एस्टेब्लिश किया, ये तो डेटा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसके साथ एस्टेब्लिश बाय के किसने एस्टेब्लिश किया और इसका क्या जो है वो इसका पर्पस क्या है एस्टेब्लिश करने का, ठीक है। चलिए, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखने हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए। डेट उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और हाँ एक और चीज़, उनका जो है हेड क्वार्टर्स या जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मेंबर्स भी,
मेंबर्स और हेडक्वार्टर्स जो है वो पूछे जाते हैं। ये 5-6 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कह सकते हो किसी भी एकेडमिक कंस्टिट्यूशन बॉडी को या किसी भी कमीशन को याद रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अगर आप इतना भी समझ लेते हो ना तो आपको टॉपिक को समझ लोगे, आप अंडरस्टैंड कर लोगे। तो अभी आते हैं टॉपिक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा है कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 में कितने जो है वोटर्स हैं, कितने विधानसभा के चुनाव में कितने मतदाता हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया है 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज़्यादा, 1.55 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ 55 लाख, या 2 करोड़ से ज़्यादा, या 1.25 1 करोड़ 25 लाख, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो है 1 करोड़ 25 लाख वोटर जो हैं वो दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में जो है वो वोट देंगे अपना। कितना? 1.55 करोड़, 1 करोड़ 55 लाख लोग, ठीक है। ये इस बार का जो दिल्ली इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है, वो दिल्ली इलेक्शन असेंबली का जो डाटा है वो निकल के जो सामने आया, उसमें ये एक रेट जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। एक बार इलेक्शन रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली की असेंबली इलेक्शन शेड्यूल जो है, पोलिंग फॉर 70 मेंबर्स दिल्ली असेंबली, 70 जो मेंबर हैं इलेक्शन में खड़े हैं 70 सीट्स के लिए। असेंबली विल बी हेल्ड ऑन 5 फरवरी एंड 5 फरवरी को इलेक्शन होगा एंड कंटिन्यूइंग विल टेक प्लेस ऑन 8 फरवरी 2025, ठीक है। नोटिफिकेशन डेट्स क्या? नोटिफिकेशन डेट फॉर असेंबली इलेक्शन विल बी इशूड ऑन 10th जनवरी, विल द लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन ऑन 7th जनवरी। 10 जनवरी को जो है वो असेंबली के इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी, ठीक। उसके बाद पोलिंग स्टेशन कितने हैं? 13,033 पोलिंग स्टेशन हैं, विल बी सेट अप ऑफ 1.55 करोड़ वोटर्स इन दिल्ली। मतलब 13,033 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल, ठीक है, जिनमें 1 करोड़ 55 लाख लोग वोट डालेंगे आगे। अभी देखो, जितना ये है वोटर लिस्ट के हिसाब से, जिनकी वोटर आईडी बनी हुई है, वोटर कार्ड जिनका बना हुआ है, और वो उस हिसाब से 1.55 करोड़ जो है वो लोग वोट्स डाल सकते हैं। अभी एग्जैक्ट डाटा तब पता चलेगा जब लोग डालेंगे। अभी बहुत से लोगों को ये नीड नहीं लगती कि यार छोड़ो, क्या करेंगे वोट डाल के, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। तो रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से यही है कि ईच एंड एवरी बंदा, जो हर इंसान जो है वो अपना जो है एक जो वोट है, कीमती वोट, एक वोट से सरकारें बदलती हैं भाई। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं करते भाई, एक ऑप्शन आता है ना नोटा, उस पर दबा के, बट अपना जो है वोट जाया मत करो, अपना इलेक्शन में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दो। हो सकता है अगर आप किसी चेंज की उम्मीद कर रहे हो तो वो हो जाए। चलिए, तो ये एक पॉइंट था कि कितने क्वेश्चन ये था कि कितने बंदे थे, कितने बंदे टोटल वोटर्स होंगे? 1.55 करोड़, 1 करोड़ 55 लाख जो है आदमी दिल्ली से वो वोटिंग के लिए मतलब जिनके रिकॉर्ड में है जो वोट डालेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो वही इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के बारे में। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 2025? एज ऑफ जनवरी 2025 के मुताबिक अभी का जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन से हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो अभी हमने पढ़ा। चलिए, ये डायरेक्ट कट टू पॉइंट देखते हैं। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजीव कुमार जो है वो प्रेजेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। रिपोर्ट देखते हैं। जनवरी 2025, राजीव कुमार इज द सर्विंग एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ही अज्यूम ऑफिस ऑन मई 15 2022 2022 मई 15 2022 को उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था। किसको? सुशील चंद्रा। इसके पहले जो थे वो थे सुशील चंद्रा, ठीक है, 2022 तक टिल 2022। अभी जो है वो राजीव कुमार है जो प्रेजेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। चलिए, राजीव कुमार जो है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है 1984 बैच के एंड हैज हैड सर्व सिग्निफिकेंट पोजीशंस इन इंडिया गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी की पोजीशन पे इंडिया में सर्व की हुई है। एज द चीफ इलेक्शन कमीशन ही ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा कि इलेक्शन कमिश्नर हेड होता है किसी भी इलेक्शन के, कुछ भी इलेक्शन को मॉडिफाई करना, इलेक्शन किस तरीके से होगा, उसमें फाइनल जो आंसर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही होता है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते हैं कि वो नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मूथ और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए अक्रॉस द कंट्री, ठीक, इंक्लूडिंग जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन एक्सेट्रा। रोल ये जो इनका रोल है बहुत ही क्रिटिकल रोल है जो ये निभा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जो करेक्ट आंसर है वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रोड लिंक? देखो, आपको जितने भी बच्चे करंट अफेयर से जुड़े हैं उनको पता होगा, बारामूला में एक जो है बारामूला उधमपुर श्रीनगर
और बारामूला के बीच में एक जो लाइन जा रही है, रेलवे लाइन, जिसमें एक वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज भी आता है रियासी में, ठीक है। वो ये जो पूछ रहे हैं कि ये जो ऐसा कौन सा ब्रिज है, इसका क्या नाम है ब्रिज का, जो इस रेलवे लाइन पे बारामूला श्रीनगर उधमपुर की रेलवे लाइन पे जो है वो स्थित है, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है स्टूडेंट्स अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज इसका नाम जो है वो रखा गया, ठीक है ना। तो देखो इसका नाम अंजी खाद क्यों रखा गया, देखो ये माना जाता है कि अंजी रिवर है जो वहां पे बहता है, और खाद बोलते हैं खाई को, उर्दू में हम बोलते हैं ना हिंदी में खाई है, खाई, ठीक है, उसको बोलते हैं खाद कश्मीरी में, और अंजी उस रिवर का नाम है, ठीक है। तो इसको मिला के रिवर और खाई को मिला के अंजी खाद ब्रिज जो है उसका नाम रखा गया, अंजी खाद ब्रिज, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए तो एक बार इसकी रिपोर्ट देखते हैं कि इंडियन रेलवे हैज कंप्लीटेड द अंजी खाद ब्रिज हैज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। इंडिया का पहला, ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये खाई, इस खाई को खाद बोलते हैं, और यहाँ से जो ये ब्रिज, ये वाटर जा रहा है, ये रिवर जो जा रहा है, इसको अंजी बोलते हैं, अंजी रिवर, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो है केबल स्टेट रेल ब्रिज जो है सबसे ऊपर पहला बना है। ये इंडियाज फर्स्ट ब्रिज है, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जो है वो एज ए पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो इसको शॉर्ट फॉर्म है USBRL प्रोजेक्ट में बनाया गया। लोकेशन कहाँ पे है, द ब्रिज इज सिचुएटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड कनेक्टिंग कटरा एंड रियासी। कटरा एंड रियासी दो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जो उसको ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है, इसके द्वारा कटरा और रियासी को दो हिस्सों में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा, अंजी खाद ब्रिज, ठीक है। चलिए की फीचर्स इसके क्या है, लेंथ है जी 725.5 मीटर, इसकी लेंथ है 725.5 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, ठीक है। हाइट इसकी है 331 मीटर अबोव सी बेड, ये अबोव रिवर बेड, सॉरी, ये दरिया जा रहा है, इसके इधर खाई है, और इसमें इधर से इधर ये ब्रिज है, तो यहाँ से दरिया से इधर इसकी कितनी है 331 मीटर्स, 331 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। विद द मेन फाइनल राइजिंग 139 मीटर फ्रॉम इट्स फाउंडेशन, 139 मीटर जो है इसकी फाउंडेशन से ऊपर। डिजाइन किसने किया, सिमेट्रिकल विद 96 केबल रेंजिंग फ्रॉम 82 टू 297 मीटर इन लेंथ, डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन इंक्लूडिंग 473.25 मीटर केबल स्टेट्स 10 एंड 122 मीटर वायर। कैपेबिलिटीज क्या है जी, ये डिजाइन हुआ है हाई स्पीड 213 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और ट्रेन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर की, और झेलने के लिए, मतलब अगर 213 किलोमीटर पर आवर की विंड जो है, हवा जो चलेगी, तब तक ये स्टेबल रहेगा, और एक 100 किलोमीटर की स्पीड जो है इस रेलवे ब्रिज पे जो है ये डिजाइन इसी के हिसाब से किया है। इंक्लूडेड सिंगल रेलवे लाइन, 3.75 मीटर वाइड सर्विस रोड एंड 1.5 मीटर वाइड फुटपाथ ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड पे 3.75 मीटर की जो है एक छोटी रोड और 1.5 मीटर का जो है एक फुटपाथ भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी। देखो इंडिया का आपने सुना होगा लेटेस्ट, एक न्यूजीलैंड के एक बुक राइटर थे, उन्होंने कहा था कि 2025 के बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको एक टर्म दी गई, जनरेशन बेटा, जनरेशन बेटा, ठीक है। देखो जनरेशन बेटा का मतलब क्या है, समझते हैं पहले बात को। इसका मतलब यह है कि ऐसे एरा में जो बच्चे पैदा होंगे जिनके पास प्रॉपर AI फंक्शनिंग टूल्स होंगे, हर चीज़ में वो एडवांसमेंट होगी उनके पास, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, उनके पास उनके खिलौनों की जगह वो छोटे छोटे गैजेट्स के साथ खेलेंगे जिनसे उनका माइंड बहुत पावरफुल होगा। ये कुछ परिभाषा है जनरेशन बेटा की। जनरेशन बेटा ये 2025 से लागू हुआ और इंडिया में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी। इंडिया में सबसे पहला बेटा बेबी जो पैदा हुआ है, सबसे पहला जो 2025 में जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसका क्या नाम है, उसको हम जनरेशन बेटा में बुलाएंगे। जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे हम देखते हुए हैं 2G 3G 4G और अभी 5G चल रहा है इंडिया में, ये जनरेशन से, ठीक है। उसी तरीके से 2025 के बाद आने वाली जनरेशन को इन्होंने एक टर्म दिया जनरेशन बेटा, ठीक है। तो इंडिया में पहला जनरेशन बेटा के बेबी के नाम से जो बच्चा पैदा हुआ जिसने 1 जनवरी 2025 को जन्म लिया, उसका क्या नाम है, जोसेफ डैनियल, फ्रैंकी जेडेंग, नैना शर्मा या अभिजीत। देखो स्टूडेंट्स, उसका नाम है फ्रैंकी जेडेंग। फ्रैंकी जेडेंग जो है उस बच्चे का नाम है। अभी पूरी रिपोर्ट देखते हैं क्या कहती है। ईयर 2025 ब्रॉट अपॉन द वर्ल्ड जनरेशन बेटा, इंडिया गॉट द फर्स्ट बेबी
ऑफ दिस जनरेशन ऑन न्यू ईयर्स डे। 1 तारीख को इंडिया का पहला बच्चा जो रिकॉर्ड में था, ठीक है। अभी देखो बहुत तरह के होता है सिस्टम, जैसे कुछ एरियाज होते हैं रूरल एरियाज जहाँ पे किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता, हर चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं वो लोग, ठीक है। या कोई होम घर में हो गया या हॉस्पिटल में, तो जल्दी जल्दी, तो जिसमें रिकॉर्ड में सबसे पहले जो नाम आया वो आया इसका, जो 1 जनवरी को पैदा हुआ, कहाँ पे, मिजोरम आइजवाल में, ठीक है। बेबी नेम्ड फ्रैंकी रैमदुतिका जेडेंग। फ्रैंकी रैमदुतिका जेडेंग इज द नेम ऑफ दिस, recognized as the India's first child from the so-called generation beta, so-called generation beta जिसको बोलते हैं, उसमें से इंडिया का पहला बच्चा है, born on 12:03 AM। मतलब सबसे पहला इसको क्यों माना गया, जो जनवरी में 12:03 पर पैदा हुआ। इसको ऐसे लिखेंगे 1 मिनट, जो रात का 12 बजते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या अगर दूसरी तरह 12 लिखना है तो इसको 12:03 करके AM कर दो, ठीक। ऐसे लिखोगे तो समझ जाएगा रात का है, इसको आप ऐसे देखोगे रात को उल्लू की तरह, ठीक है। चलो, तो ये जो है 12:03 पे पैदा हुआ 1 जनवरी को 2008, साइन आउट हॉस्पिटल एट दर्तुलंग आइजवाल। द हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी वेट इज 3.12 किलोग्राम्स, ठीक है। टर्म जनरेशन बेटा वाज कॉइन्ड बाय ऑस्ट्रेलियन फ्यूचरिस्ट मार्क मैकक्रिंडल टू डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक करंट सक्सीडर जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 तक, ठीक है। It is referred to the second letter, the Greek alphabet symbolic a new chapter in the generation timeline, ठीक। चलो, ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री है, ये आप लोग नहीं भी पढ़ोगे। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कि न्यू जो जनरेशन बेटा है उसमें जो सबसे पहला बच्चा है वो कहाँ का है पूछ सकते हैं, मिजोरम आइजवाल का है, और वो कब पैदा हुआ, 12:03 पे पैदा हुआ, और उसका नाम क्या है, फ्रैंकी रैमदुतिका जेडेंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू इंप्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल का जो है नया मॉडिफिकेशन क्या है। देखो भाई, ई श्रम पोर्टल के बारे में तो सबको पता है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और बहुत सी चीज़ों के बारे में जिसके तहत जो है लेबर्स को अपलिफ्टमेंट और जो यूथ से उनको एम्प्लॉयमेंट और समथिंग जितना भी आपको पता होगा, ई श्रम कार्ड जो बने थे उनके बारे में जितना भी डिटेल्स है वो ई श्रम पोर्टल में और ई श्रम कार्ड के थ्रू आप उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। चलो, उस बहस में नहीं जाते हैं, बस हम डिस्कस करेंगे कि ई श्रम पोर्टल में लेटेस्ट मॉडिफिकेशन क्या हुआ। इंप्रूव्ड इट्स एफिशिएंसी, एडेड मोर लैंग्वेजेस, अपडेटेड सब्सिडी और मेड इट वर्ल्ड वाइड। इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है जो लेटेस्ट जो है ई श्रम पोर्टल ने इंट्रोड्यूस किया। चलो स्टूडेंट्स देखो, लेटेस्ट जो भी बच्चे करंट अफेयर से जुड़े हैं उनको पता होगा कि ई श्रम ने अपने पोर्टल पे 22 न्यू लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। 22 न्यू लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस, ऑप्शन बी एडेड मोर लैंग्वेजेस, ठीक है। चलो अभी एक बार रिपोर्ट देखते हैं क्वेश्चन की क्या है। द ई श्रम पोर्टल डिजाइन टू प्रोवाइड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विद सीमलेस एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैज टू अपग्रेडेड टू सपोर्ट ऑल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस अभी इसमें अवेलेबल होंगी, ठीक है। द एनहेंसमेंट लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया एम्स टू मेक द पोर्टल मोर एक्सेसिबल वर्कर अक्रॉस इंडिया। पूरी इंडिया में हर बंदा जो है प्रॉपर उससे ले सके। इनिशियली इसमें पहले जो है इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा एंड मराठी था। बशनी प्रोजेक्ट फैसिलिटेट दिस मल्टी लैंग्वेज अपग्रेड। जिस प्रोजेक्ट के अंडर ये मल्टी लैंग्वेज अपग्रेडेशन हुआ उसका नाम है बशिनी प्रोजेक्ट। बाशिनी मतलब भाषा बोलते हैं लैंग्वेज को। बाशिनी प्रोजेक्ट फैसिलिटेट द मल्टी लैंग्वेज अपग्रेड। पर्पस क्या, टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। इंडिया के हर कोने में इसकी जो है एक्सेसिबिलिटी पहुंचाने के लिए इसका लैंग्वेजेस को बढ़ाया गया, ठीक है। समझे आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू स्कीम ऑफ गवर्नमेंट फॉर रोड एक्सीडेंटल सर्वाइवर्स। देखो जितने भी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, उनमें जो लोग बुरी तरह एक्सीडेंट में बच जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जो सर्वाइव कर जाते हैं, जिनको एक्सीडेंट बहुत गंभीर चोटिल हो जाते हैं या बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं लेकिन जान नहीं जाती, बच जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स निकाली हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रोवाइड फ्री एम्बुलेंस फॉर 1 वीक, कैशलेस ट्रीटमेंट, 1 मंथ फ्री हॉस्पिटलाइजेशन या 1 मंथ फ्री, डबल कर दिया। चलिए इन तीनों में से ऑप्शन, ठीक है। ये इतना हिंट आपको दे दिया। चलो तो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है क्या स्कीम निकाली है स्टूडेंट्स, नितिन गडकरी ने, यूनियन गवर्नमेंट के, उन्होंने ये स्कीम निकाली है कि अगर जो एक्सीडेंटल सर्वाइवर है उसको हम लोग कैशलेस ट्रीटमेंट देंगे अप टू 1.25 lakhs फॉर 7 days, ठीक है। 1.25 लाख रुपए उसको जो है वो दिए जाएंगे। सॉरी 1.25 नहीं, 1.5 है,
1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपीज फॉर 7 डेज ट्रीटमेंट उसको दिए जाएंगे। रिपोर्ट देखते हैं क्या बोला उन्होंने। देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने अनाउंस किया कि वो एक कैशलेस एड प्रोवाइड करेंगे उस बंदे को जो एक्सीडेंट में जो भारी मात्रा में चोटित हुआ है, जिसको चोटिल हुआ है, जो बहुत ही ऐसी सिचुएशन में है जिसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है, या एक्सीडेंट में वो बहुत ही खतरनाक जिसका एक्सीडेंट हुआ जो बच गया एक्सीडेंट में, तो उसको अनाउंस किया है नितिन गडकरी ने कि वो 1.5 लाख का एक ट्रीटमेंट का एक प्रोवाइड करेंगे उसको 7 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, ठीक है, एक्सीडेंटल सर्वाइवर्स के लिए। स्कीम जो है वो अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स है मार्च 2025 के बाद। मार्च 2025 के बाद जो है ये पूरी इंडिया की हर स्टेट में ये स्कीम लागू हो जाएगी। मिनिस्टर आल्सो रिवील न्यू टेक बेस्ड इन्वेंशंस फॉर हैवी व्हीकल्स। इन्होंने वो बोला कि बड़ी व्हीकल्स के लिए और भी काफी, ताकि वो एक्सीडेंट कम हो, इंप्रूव रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए और भी इन्होंने काफी बातचीत की। गडकरी हाईलाइट्स इंडियाज राइजिंग रोड फैसिलिटीज एंड प्रपोज सॉल्यूशन टू टैकल द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ड्राइवर्स अलोंग विद अपग्रेड ऑफ इमिशंस एंड व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। उन्होंने और भी बात की कि हम लोगों को अपना व्हीकल में अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी और जो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड और स्किल ड्राइवर्स नहीं है उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना और ट्राई करना है कि रोड पे स्किल ड्राइवर ही चले, ठीक है। तो कुछ और उन्होंने कहा कि अनाउंस बाय नितिन गडकरी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स, पायलट इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख फॉर 7 डेज टू एक्सीडेंट सर्वाइवर्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा। करंटली एक्टिवेटेड कहां पे? अभी आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड हरियाणा में ये स्कीम जो है लागू है, जिसकी वजह से 6840 बंदों को इसकी स्कीम की वजह से बेनिफिट हुआ है, ठीक है। स्कीम जो है वो 2025 मार्च तक पूरी इंडिया में एक्सपेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से एम इसका करते हैं कि 50,000 लाइफ जो है वो एनुअली ड्यूरिंग द गोल्डन आवर फर्स्ट आवर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो सेव की जा सके। 1 घंटे से जिसका एक्सीडेंट होता है तो उसके 1 घंटे पे पहले 50,000 जिंदगियां सेव की जा सके। और इन्होंने बात की कि हम ट्राई कर सकते हैं कि एक्सीडेंट का जो काजेस हैं उनको कम किया जाए, जिससे एक्सीडेंटल ट्रेजेडीज हैं वो कम हों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज ऑफिशियली जॉइंड द ब्रिक्स एज फुल मेंबर इन जनवरी 2025। देखो, जैसे कि आपने कल भी वीडियो हमने देखा कि मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इसरो हो गई, नासा हो गई, ब्रिक्स हो गया, WHO हो गई, WTO हो गई, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आती हैं, उनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और आपका उनका पर्पस क्या है एस्टेब्लिश होने का, और उसका प्रेसिडेंट कौन है और कब एस्टेब्लिशमेंट हो गया, एक्सेट्रा, ये चीज़ें 4-5 आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स के कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स की ऑफिशियली मेंबर जो है वो जनवरी 2025 में बन गई है। देखो स्टूडेंट्स, ब्रिक्स जो है वो 2009 में फॉर्मेट हुआ, इसको 2009 में बनाया गया। इनिशियली 2009 में अगर बात की जाए तो इसको ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे, तो इसका नाम था स्टार्टिंग में ब्रिक, ठीक है। 2009 में इन 4 कंट्रियों ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका पर्पस क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ब्रिक्स का पर्पस क्या है ओवरऑल, ठीक है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि कैसे कैसे इसमें कलेक्टिवली इसका नाम ब्रिक्स पड़ा, ठीक। तो 2009 में ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने मिलकर एक संगठन बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम रखा उन्होंने ब्रिक, ठीक है, BRIC। लेकिन लेटर ऑन 2010 में, इसके बाद 2010 की बात जब आती है तो 2010 में एक और कंट्री इसके साथ जुड़ती है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। देखो 2009 में जब इसका स्टार्ट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग इसको बनाने जाएंगे, तो ब्राजील, रशिया और इंडिया एंड चाइना आर द 4 मेंबर्स इन 2009। बट 2010 में एक कंट्री और ऐड हुई इसमें, क्या? साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, जिसको ब्रिक्स कहते हैं। अभी पहले इसको ब्रिक कहा जाता था, बट अभी ब्रिक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ब्रिक्स कैसे नाम पड़ा, ब्रिक कैसे था। चलिए अभी बात करते हैं कि इसको फॉर्मेट क्यों किया गया, ठीक है। देखो ब्रिक्स की जो है वो फॉर्मेशन इसलिए हुई क्योंकि ये कंट्रीज ना आपस में अपना जो है तालमेल, अपना कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेके या फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने कोऑर्डिनेशन को अच्छा रखना चाहती थी स्टार्टिंग में, ठीक है। BRICS की बात बाद में करेंगे। तो ये 4 कंट्रीज जब इनिशियली इन्होंने एक मीटिंग की, उसमें इन्होंने डिस्कस किया कि हम लोग अपना एक संगठन बनाते हैं जो जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, अपनी इकोनॉमिकल शेयरिंग रखेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाल चाल पता करते रहेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, ताकि हम एक जो है एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे एक यूनाइट जो कंट्रीज हैं उनको मिल के जो है हम डोमिनेट कर सकें अदर कंट्रीज पे, ठीक है।
तो ये ब्रिक का जो इनिशियल पर्पस था अपने साथ 4 मेंबर्स को जुड़ने। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका को ये पता चला साउथ अफ्रीका में, तो उसने भी बोला कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ, तो हम पांचों मिल के जो है अपना फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी और जितना भी हम लोग जितना भी अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वी 5 आर, जो हम भी 5 वी 5 आर विद ईच अदर, ठीक है, हम पांचों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो ये था इसके फॉर्मेशन का पर्पस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो बहुत सी गवर्नमेंट्स मिल के, बहुत सी, जैसे आपको पता ब्रिक्स है मतलब तो डिफरेंट कंट्रीज हैं ऑब्वियसली, तो इन सभी डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट मिल के इसको जो है वो इसका लुक आफ्टर करती है, ठीक है। तो ये है कि उसकी वजह से ये एक जो है वो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो इनिशियली 16 जून 2009 में हुई, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, वो 2010 में ऐड हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसका मेन पर्पस जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ईच कंट्रीज, ठीक है। चलिए, ये रहा कुछ ब्रिक्स के बारे में स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक। चलिए, तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंट्री ने हाल ही में 2025 में जनवरी में जो है ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया है फुल मेंबर के तौर पे, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया या मलेशिया, ठीक है। तो एक बार आंसर मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया ने रिसेंटली ब्रिक्स को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये इंडोनेशिया को प्लस करके 4 और कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है फुल मेंबर के तौर पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी इंपावरमेंट है, इसकी जितना भी जो आप कह सकते हो कि इसका डोमिनेंसी है वो और बढ़ जाएगी, ठीक। उसके अगर बात करें कि किस किस ने और ज्वाइन किया, तो इजिप्ट ने ज्वाइन किया, इथोपिया ने ज्वाइन किया, ईरान ने ज्वाइन किया, प्लस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई। तो इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडोनेशिया है जो रिसेंटली जिसने ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। तो अभी पढ़ते हैं इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज ए फुल मेंबर अनाउंस बाय ब्राजील। ब्राजील ने अनाउंस किया, ठीक है। तो ब्रिक्स नाउ इंक्लूड्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया आल्सो। मतलब ये एक जो है परमानेंट मेंबर बन गया, फुल मेंबर ब्रिक्स का, ठीक। बाकी के जो 4 हैं, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट एंड यूएई, ठीक है। ये 4 जो है वो नॉन परमानेंट हैं अभी। इंक्लूड्स इंडोनेशिया कॉल्ड दिस मेंबरशिप स्ट्रेटेजिक स्टेप फॉर पार्टनरशिप विद डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। ये इंडोनेशिया कह रहा है कि हम लोगों ने एक ऐसा स्टेप लिया जो हमारे नेशन को भी जो है इसकी स्टेप से जो है वो डेवलपिंग के जोन में आ जाएगा, ठीक है। एज द 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री, इंडोनेशिया एम टू स्ट्रेंथन ग्लोबल साउथ अलायंसेस, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडोनेशिया 4th मोस्ट पॉपुलर कंट्री है, ठीक है। तो उसने सोचा कि हम लोग भी अपने आप को जो है ग्लोबल स्ट्रेंथन करते हैं, और उनको पता है कि ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पूरे एशिया को जो है वो बढ़िया से सपोर्ट, बढ़िया से वो करके रखती है, ठीक है। चलिए, ब्रिक्स मेंबर्स यूनिनमसली अप्रूव्ड इंडोनेशियाज एंट्री ड्यूरिंग द 2023 जोहान्सबर्ग समिट, ठीक है। Indonesia finalized its membership after President Prabowo Subianto 2024 election. BRICS focused on the reforming global government and strengthening government south cooperation. ठीक है, चलिए ये रहा कुछ बेसिक इसका। तो बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है 2025 में ब्रिक्स को, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द डे वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो हम देखेंगे। दूसरा हम देख लेते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, तब तक आप नाम बताओ, तब तक मैं आपको इसका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका नाम बताओ जिसने ये सबसे पहले स्टार्ट किया, उसका बताता हूँ कि क्यों स्टार्ट किया। उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इसने स्टार्ट किया कि जो है हम वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जितने भी वॉर्स में, जितने भी लड़ाइयों में, जितने भी वर्ल्ड वार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ल्ड वार, जितना भी आप देख लो, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जितना भी
जो भी बच्चे वार के दौरान ऑर्फन्स हो गए, ठीक है, उनकी उनकी जो कंडीशंस है वो वर्स्ट हो गई, लिविंग स्टाइल जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत खत्म हो गया, खाना नहीं मिल रहा, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उनको एक ऐसा एड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट लाएंगे कि जितने भी वार के ऑर्फन्स हैं उनको हम बेटर लाइफ, बेटर कंडीशन और बेटर अपॉर्चुनिटीज दे पाएं ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएं। तो देखो इस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SOS इन्फेंट्स। SOS इन्फेंट्स इसने ये डिक्लेयर किया कि हम लोग जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि वार ऑर्फन्स को हम लोग एक बेटर कंडीशन देंगे ताकि वो दुनिया में पढ़ाई में, एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में, खाने में, फूड में, हर चीज़ में एक इंप्रूवमेंट देंगे ताकि वो अपना जो है वो स्टेबिलिटी अपनी जो है दुनिया में अपना एक जो है मकाम उसको रीच आउट कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग हुई वो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन SOS इन्फेंट्स की तरफ से हुई। तो हर साल 6 जनवरी को वार ऑर्फन डे जो है वो मनाया जाता है ताकि हम लोग इन लोगों को जो है एक बेटर वो दे पाएं। देखो उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना कि इसके बारे में क्यों सोचा गया, तो इसका जो एक बिटर ट्रूथ है उसका जो है एक जो आप बोल सकते हो कि एक ट्रेजिक जो ट्रूथ है और एक ट्रेजिक लॉस है, उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों की फैमिली एंड आइडेंटिटी ही खत्म हो गई वार के दौरान, ठीक। देखो जिन बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर उस वार के दौरान थे, उनको सर्वाइव कर लिए, तो उसके जो फैमिली जो थी या उनकी आइडेंटिटी थी वो तो खत्म हो गई ना सब। उसके बाद अगर बात करें तो लैक ऑफ बेसिक नीड्स, चलो ये तो कम से कम 2 से 3 साल के बच्चों को तो माइंड में कुछ होगा ही नहीं कि क्या हुआ, उनको तो एक वो याद होगा कि हाँ यार मेरे पेरेंट्स नहीं बड़े होके। लेकिन जो अगर कुछ बड़े बच्चे थे जैसे 5 से 10 साल तक या 20 साल तक, ठीक है, उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं वो लोग कि उनको फील हो गया, उनको लॉस हो गया कि यार उनके हम लोग जो हैं वो कैसे ये स्टार्ट करेंगे और कैसा हम लोग लाइफ में कैसे करेंगे। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैरियर ऑफ एजुकेशन लग गया उनके ऊपर। अब उनके ऊपर अगर कोई देखभाल के लिए नहीं है तो कौन पढ़ाएगा उनको, ठीक है। तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने SOS इन्फेंट्स ने ये किया कि इन लोगों ने वर्ल्ड ऑर्फन डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, जिसके द्वारा ये लोग ऑर्फन्स की हेल्प करते हैं उनको रीच आउट करके, ठीक है। चलिए अभी हम रिपोर्ट देखते हैं क्वेश्चन की, फिर अगली बात करते हैं। 6 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज ए वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स टू हाईलाइट द स्ट्रगल्स ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स इन वार में अपने पेरेंट्स को लॉस कर चुके हैं, उसकी स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड फेस इंपैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट एंड पॉवर्टी एक्सेट्रा, ठीक। द डे कॉल्स फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू इंश्योर केयर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर दीज वल्नरेबल चिल्ड्रन। जो हमने बात की वही इस रिपोर्ट में भी है कि उन बच्चों की हर एक तरीके से हेल्प की जाएगी। और मोर देन 460 मिलियन चिल्ड्रन, भाई एक कम नंबर नहीं है ये, 460 मिलियन। 1 मिलियन आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, समझ रहे हो। 460 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस जोन में रह रहे हैं। कहाँ पे, सूडान, यूक्रेन, म्यांमार एंड पैलेस्टाइन में, जो ऑर्फन चाइल्ड्स हैं भाई, ऑर्फन चाइल्ड्स, वार ऑर्फन्स इनको कहते हैं। तो ये जो है ये इनको बताया गया इनसे कि हम लोग ये है इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसको सेलिब्रेट तो नहीं खैर कि हम लोग इस डे को मनाएंगे ताकि ऑर्फन्स को हम तो जो इमोशनली ट्रॉमा से गुजरे हैं या जिन्होंने अपनी फिजिकल फैमिलीज खो ली है तो उनकी हम कुछ हेल्प कर सकें, ठीक है। चलिए तो देखो स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। देखो ये वाला टॉपिक ना हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में, 3rd पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पे आता है चाइना एंड सेकंड आता है USA, ठीक है। इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है पूरी वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड। और अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली जो है वो 1st पोजीशन पे आता है इंडिया में, ठीक है। अगर दिल्ली जो है 1st पोजीशन पे आता है, उसके बाद अगर दिल्ली में देखें तो 289 स्टेशंस हैं, मेट्रो स्टेशन, और 392 किलोमीटर्स टोटल ये फैला हुआ, ठीक है। ये कुछ बेसिक है। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो PM ने लिए हैं रिसेंटली, जैसे नमो भारत करके,
एक मेट्रो लाइन जो कॉरिडोर वो चला है कहाँ से, दिल्ली से मीरठ। उसके बाद एक और मेट्रो लाइन चली है वो दिल्ली टू हरियाणा। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं और कुछ जैसे इंडिया का 3rd पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया, रैंक कितना है पूरे दुनिया में, तो 3रा पोजीशन है जो इंडिया का रैंक है। और इंडिया में दिल्ली ने पहले नंबर पे है, 289 स्टेशन से 392 किलोमीटर टोटल फैला हुआ है। उसके बाद इंडिया में जो है फर्स्ट मेट्रो लाइन जो चालू हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। ठीक है, चलिए ये कुछ बेसिक नॉलेज है, तो इसका जो आंसर है वो है 3rd। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें पूछा गया इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ऑपरेशन मेट्रो रेल नेटवर्क ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड यूएसए। इंडिया मेट्रो नेटवर्क सर्व्स ओवर 1 करोड़ पैसेंजर्स, 1 करोड़ पैसेंजर्स जो है डेली ट्रैवल करते हैं, सरपासिंग जापान मेट्रो प्रोजेक्ट्स बाय 2022। मेट्रो डेवलप इन इंडिया बिगिंस इन 1969। ठीक है, 1969 में मेट्रो का जो है काम स्टार्ट हो गया था विद मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक, पीएम मोदी लॉन्च द मेट्रो प्रोजेक्ट वर्थ 12,200 करोड़ रुपए का कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेट्रो के जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहे हैं 5 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। देखो मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना जो है वो ये योजना है किसके रिलेटेड, वुमेन्स के। ठीक, वुमेन्स के रिलेटेड। क्यों, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए इन फाइनेंशियल सिचुएशंस में वुमेन्स को है जो अपग्रेड करना और वुमेन्स की हेल्प करना एक तरीके से, जिसमें 1000 से 1500 तक मंथली जो है जो वुमेन्स को दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी डाइट पे और की फोकस जो है उनकी हेल्थ पे और उनकी जितना भी आप कह सकते हो जैसे उनकी डिफरेंस जब उनको मंथली जो भी जितने भी जिन परेशानियों से भी वो गुजरती हैं, तो जितनी इलनेस से वो गुजरती हैं मंथली, आपको पता है जैसे पीरियड्स के टाइम या जो भी हो, तो उस दौरान उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनकी स्पेशल अच्छा खाने के लिए ये गवर्नमेंट जो है वो वुमेन्स को 1000 से 1500 रुपये तक देती है। तो ये जो है ये इनिशिएटिव ये झारखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि वुमेन्स को जो है वो हम लोग कुछ स्पेशल एड प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपनी इंपावरमेंट जो है वो अपना खाना, अपनी डाइट, अपनी हेल्थ जो है अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी रिपोर्ट देखते हैं। इसमें रिपोर्ट में यह है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ठीक है, ट्रांसफर्ड रुपीज 1415.44 करोड़ 1415 करोड़ जो है वुमेन्स, कितने लोगों को 54.61 लाख वुमेन्स को जो है, मतलब 56,61,000 औरतों को इतना पैसा जो है 1,415.44 करोड़ जो है वो पैसा जो है माया सम्मान योजना के तहत 6 जनवरी 2025 को झारखंड गवर्नमेंट ने उनको बांटा। ठीक है, उसके बाद ये स्कीम जो है ये योजना स्टार्ट हुई अगस्त 2024 में। द स्कीम एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड डेली नेसेसिटीज। ठीक है, सीएम ने इस चीज को बढ़ावा भी दिया कि ये न्यूट्रिशन फूड उनके हेल्प करेगा, और ताकि वो उसमें जो है और जो गैस सिलेंडर, फेस्टिवल क्लॉथ्स या स्कूल सप्लाईज वो अपने बच्चों के लिए ले पाए। ठीक है, चलिए तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा झारखंड के पीएम ने ये जो है महिला सम्मान योजना जो है ये लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। देखो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है इस बार वो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है। स्टेट गुजरात बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात बास्केटबॉल फेडरेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी अंडर बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फेडरेशन बोल सकते हो, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं। ये आंसर इसका आएगा ए गुजरात। ठीक है, तो गुजरात जो है वो इस बार जो है होस्ट करेगा 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। ठीक, टॉपिक देख लेते हैं। देखो 74th सीनियर नेशनल बाग जो है गुजरात होस्ट करेगा अंडर गुजरात स्टेट बास्केट एसोसिएशन, अंडर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, फुटबॉल बास्केटबॉल एसोसिएशन SOCIATION, और इसका आएगा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो देखो ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज होगा कहाँ पे होगा, सिद्धसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, इसका ये नाम है सिद्धसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
ये है कहाँ पे, भावना नगर गुजरात में, ठीक। मोर देन 900 जो है नेशनल प्लेयर्स आएंगे, जिसमें 150 के आसपास ऑफिशियल्स और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, ठीक। और उसके बाद इंडिया एम कर रहा है होस्ट करने का 2036 ओलंपिक्स विद गुजरात प्लानिंग 5 वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स इन 2025, 26 एंड 29। इंडिया इज एमिंग टू होस्ट 2036 का जो ओलंपिक्स होगा वो इंडिया ट्राई कर रहा है कि इंडिया में होस्ट होगा। और गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात प्लान कर रहा है वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट्स इन 2025, 26 एंड 2029, ठीक है, इनमें। चलिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ गाना इन जनवरी 2025। देखो, गाना में एक रिसेंटली एक प्रेसिडेंट बनी है जो 2012 से 2017 तक भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें उनकी 0.5% वोटिंग जो थी उन्हीं के नाम थी, और 2025 से वो दोबारा, जनवरी 2025 से वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करेंगी एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। ये एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है, जॉन ड्रमानी महामा। जॉन ड्रमानी महामा जो है वो घाना की नई प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुई है। तो प्रेसिडेंट ऑफ घाना ऑन जनवरी 7, 2025, ठीक है। दिस मार्क इज रिटर्न टू ऑफिस आफ्टर विनिंग द दिसंबर 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2024 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था घाना में, उसमें 56.55% वोटों से ये उसमें जीत हासिल की। जो देखो, जो मैं बता रहा था, महामा जो है प्रीवियसली सर्व्ड एज घाना प्रेसिडेंट 2012 से 2017 तक, ठीक है। चलिए, तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन ड्रमानी महामा। ये घाना की नई प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इन द फिस्कल ईयर 2024-25। देखो, जो एनएसओ ने जीडीपी ग्रोथ इंडिया की जो बताई है 2024-25 ईयर की प्रोजेक्टेड, ठीक है, वो क्या है। उसके पहले हम बात करते हैं कि जीडीपी जो है ना, वो जितने भी आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं और आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती हैं, उसके बाद आपकी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन सब को मिला के जीडीपी का फाइनल रिजल्ट जो है वो आउटकम निकाला जाता है, ठीक है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो इस पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो जो इस बार का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है स्टूडेंट्स, वो है 6.4% जीडीपी ग्रोथ जो है इस बार देखने को मिला। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डाउनफॉल जो माइनस में आया 2010 के बाद जीडीपी में, वो कौन से ईयर में हुआ। सबसे कम ग्रोथ जो जीडीपी की हुई, जो -5 पॉइंट समथिंग में गई, वो गई स्टूडेंट्स 2020 और 21 के जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर है फिस्कल, उस ईयर में जीडीपी जो है वो -5 तक भी चली गई थी इंडिया की, ठीक है। अभी मैंने आपकी रेफरेंस के लिए एक इमेज भी यहाँ पे लगाई है। देखो, 2012-13 में 5.5 था जीडीपी रेट, 13-14 में 6.4, 14-15 में 7.4, 15-16 में 8.0, 16-17 में 8.3 जीडीपी रेट था, 17-18 में 6.8, 18-19 में 6.5, 19-20 में 3.9 और 20-21 में था -5.8। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप राइट डाउन कर सकते हो कि किस ईयर में जो है जीडीपी रेट सबसे लोवेस्ट था। तो ये सबसे लोवेस्ट मतलब माइनस में था, ठीक है। चलिए, उसके बाद 21-22 में देखेंगे तो 9.7, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2010 के बाद, मोस्टली अगर आपको पूछा तो 2010 के बाद ही पूछेंगे, ठीक है। 2010 के बाद कौन सा ईयर है जिसमें सबसे ज्यादा जीडीपी इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है 2021 और 22, 21-22 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात करेंगे कि 22-23 में 7.0, फिर 23-24 में 8.2 और 24-25 में प्रोजेक्ट किया है 6.4 जीडीपी रेट, ठीक है। चलिए, तो इसमें नीचे भी कुछ स्टैटिक्स दिए हुए हैं आपके। इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 6.4 इन द फिस्कल ईयर 2024-25, ठीक है, एज पर द फर्स्ट एविडेंस एस्टिमेटेड बाय द नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस एनएसओ। एनएसओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जितने जो भी ये कलेक्टिवली डाटा ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी करती है वो एनएसओ करता है, ठीक है। हैज विटनेस द ग्रोथ रेट ऑफ 9.7 इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर, जीडीपी ग्रोथ वाज 8.2 व्हाइल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वाज 9.6, ठीक है। चलिए, नॉमिनल जीडीपी वही होती है जो एस्टिमेटेड जीडीपी होती है। जैसे अभी ये जीडीपी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इसकी एक नॉमिनल जीडीपी हमने बना दी 6.4। अब जब ये अनाउंस होगा तो तब ये पता चलेगा कि ये जीडीपी एक्चुअल है क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18th पारावासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ पे हल्ड होगा, 8 जनवरी से 10 जनवरी तक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पारावासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी ओवरसीज इंडियंस हैं
ओवरसीज क्या होता है? ओवरसीज होता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियंस, ठीक है, किसी भी कंट्री के जो एक साइड से, जैसे इंडिया के जिसको हम परदेसी बोलते हैं, तो जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी जो जो बड़े बड़े वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, उनकी एक मीटिंग करवाई जाती है, उनका एक सम्मेलन आयोजन करवाया जाता है कि जिसमें उनको बुला के उनसे पूछा जाता है, कि उनको बताया जाता है कि ये इंसान जो है ये इस कंट्री में इतना अपना जो है वो इन्वॉल्वमेंट दे रहा इंडिया की तरफ से, इतना उसको क्या बोलते हैं प्रमोट कर रहा है, अपना कल्चर, अपना हर चीज़, मतलब अपनी लैंग्वेज, सब कुछ है ना। तो बेसिकली अपनी लैंग्वेज तो हम नहीं प्रमोट कर रहे, वो तो एक हार्श ट्रूथ है, बट हम और बहुत सी चीज़ों में, अपनी टेक्नोलॉजी में इंडिया के बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से, जैसे आप देखते हो कि गूगल के सीईओ हैं जैसे हमारे इंडिया के, ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को, ओवरसीज इंडियंस को बुला के आयोजित किया जाता है आयोजन, जिसमें उनको उनकी कल्चर और उनकी हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में और उसका सब वो पूरा कलेक्टिवली डिटेल्स जो है वो कलेक्ट की जाती हैं। तो ये जो है ये स्टूडेंट्स, ये आयोजन 8 से 10 2025 में कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में होगा। और बात की जाए अगर कि ये सेलिब्रेट होगा 8 से 10 जनवरी 2025 इन भुवनेश्वर, मतलब 2 दिन हो गए, आज ये इसका आखिरी दिन है। द फ्लैगशिप इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूशन किस लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन किस चीज़ के लिए? इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डिस्पोरा टू द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिया का कितना हाथ है पूरी दुनिया की डेवलपमेंट में। द थीम फॉर दिस ईयर वाज डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन ऑफ विकसित भारत, ठीक, डेवलप्ड इंडिया। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडस फूड 2025 हेल्ड फ्रॉम जनवरी 8 to 10 2024? देखो, इंडस फूड भी एक किसी तरह का एक सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट कंट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एक्सेट्रा जो है वो आते हैं और वो कलेक्टिवली अपना जो है एक डाटा देते हैं कि फूड की क्वालिटी के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बात करते हैं, और पूरा जो है आप कह सकते हो इकोनॉमिक, फूड इकोनॉमिक डिटेल्स जो है उसमें शेयर की जाती है हर कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो उसको इंडस फूड 2025 जो है वो कहाँ पे है? ये भी 8 से 10 जनवरी के बीच में था, मतलब आज आखिरी दिन है। तो ये है स्टूडेंट्स ग्रेटर नोएडा में, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रेटर नोएडा है। और इसके बारे में और डिटेल बता दूँ तो ये जो है एक्सपो सेंटर कहाँ पे होगा? इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, इन एशियाज प्रीमियर फूड एंड बिवरेज ट्रेड शो। ये एशिया का सबसे प्रीमियर और जो प्रीमियर फूड एंड बिवरेज ट्रेड शो है, ठीक है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, और लगभग 1800 से ज़्यादा एक्सिबिटर्स जो है वो एक्सिबिटर्स जो 30 कंट्रीज से, आउट ऑफ 30 कंट्रीज से लोग अलग अलग आते हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जो है इसको इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ में बताएंगे कि फूड इंडस्ट्री का कितना रोल है, ठीक है। देखो, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो फूड, अच्छी डाइट, अच्छा खाना पीना, इसके बिना तो लाइफ नहीं है ना। तो इसके बारे में बहुत सी मतलब चर्चाएं की गई, ठीक है। इसका इवेंट का जो पर्पस था वो क्या था? सस्टेनेबल फूड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, और वर्ल्ड शेफ्स जो हैं इसमें जो है वर्ल्ड के शेफ्स जितने भी अच्छे शेफ्स हैं, बढ़िया से टॉप क्लास के, जो एशिया प्रेसिडेंशियल फोरम में जितने भी हैं, तो वो इंक्लूड हुए थे इस समिट में, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये है कुछ हमारी वेबसाइट्स, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो होप करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एक मिनट। तो मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ, कुछ अच्छे करंट अफेयर्स के साथ, कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ आपके लिए। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।